हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या किस तरह से किया जाता है ये देखेंगे। रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल से हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं हो पा रही थी। रदरफोर्ड ने ये कहा था कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ किसी भी ऑर्बिट में चक्कर लगाएंगे। तो जब इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिट में चक्कर लगाएंगे तो हम इलेक्ट्रॉन को अगर एनर्जी देते हैं तो इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्सॉर्ब करके हायर एनर्जी स्टेट या किसी भी एनर्जी स्टेट में जा सकते हैं। और एक्साइटेड स्टेट ये अस्थाई नहीं होता, इसका अस्थायित्व मात्र 10⁻⁻⁶ से लेकर 10⁻⁻8 सेकंड तक होता है। और इसके बाद ये इलेक्ट्रॉन जितना एनर्जी एब्सॉर्ब करते हैं उतना एनर्जी रिलीज करेंगे और फिर ग्राउंड स्टेट में आ जाएंगे। तो जो एनर्जी रिलीज करते हैं इसको अगर हम स्पेक्ट्रोमीटर के सहायता से देखें तो ये प्रत्येक वेवलेंथ के एनर्जी रिलीज करने चाहिए, या फिर ये कह सकते हो कि हमको कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रा प्राप्त होना चाहिए था। लेकिन हाइड्रोजन का जो स्पेक्ट्रम आ रहा था वो कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम नहीं आ रहे थे बल्कि डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम आ रहे थे, यानी कुछ लाइंस को प्राप्त हो रहे थे और कुछ वेवलेंथ रेडिएशन के क्या हो जा रहे थे, ये गायब हो जा रहे थे। तो रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल हाइड्रोजन के डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं कर पा रहा था। तो बोर्स ने इस हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का व्याख्या इस प्रकार किया। तो ये अब हम लोग पढ़ेंगे एक्सप्लेनेशन, ये हम लोग पढ़ेंगे एक्सप्लेनेशन ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा। बोर्स ने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा का एक्सप्लेनेशन किस तरह से किया। बोर्स का पोस्टुलेट्स ये था, ये एक चौथा पोस्टुलेट्स इन्होंने ये कहा था कि इमिशन ऑफ रेडिएशन, या ये कहो कि इमिशन ऑफ एनर्जी टेक्स प्लेस इन टर्म्स ऑफ लाइट, यानी जो एनर्जी इमिट करेगा ये किसके फॉर्म में करेगा, ये फॉर्म में करेगा किसके, ये लाइट के रूप में करेगा। अब मान लो ये हमारा n = n1, ये कोई ऑर्बिट है और ये हो गया n = n2, ये कोई दूसरा ऑर्बिट है। इसकी एनर्जी मान लीजिए E1 है, इसकी एनर्जी मान लो E2 है। N1 ये हमारा क्या है, लोअर एनर्जी स्टेट है या निम्न ऊर्जा स्तर है, और ये मान लो ये हमारा क्या हो गया, हायर एनर्जी स्टेट है। अब अगर मान लो इलेक्ट्रॉन हमारा N1 ऑर्बिट में है तो इसकी एनर्जी कितनी होगी, E1, और अगर मान लीजिए इलेक्ट्रॉन हमारा N2 ऑर्बिट में है तो इसकी एनर्जी कितनी होगी, E2। बोर्स ने ये कहा था कि स्पेसिफिक ऑर्बिट की एनर्जी निश्चित होगी और इलेक्ट्रॉन जब तक किसी स्पेसिफिक ऑर्बिट में रोटेट करेंगे इसकी एनर्जी में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो जब तक इलेक्ट्रॉन N1 ऑर्बिट में रहेंगे तब तक इसकी ऊर्जा कितनी होगी, E1, और जब तक ये N2 ऑर्बिट में रहेंगे इसकी ऊर्जा कितनी होगी, E2। तो अगर N1 ऑर्बिट की ऊर्जा निश्चित है, N2 ऑर्बिट की ऊर्जा निश्चित है, तो नेचुरल है कि इस दोनों के बीच जो ऊर्जा में अंतर होगा ये भी निश्चित होगा, और ये इंडिकेट करेगा किसको, E2 - E1 को, और ये हो जाएगा डेल E, हम इसको इंडिकेट करेंगे। तो इन्होंने ये कहा था कि E2 - E1 ये क्या होगा, कितना एनर्जी रिलीज करेगा, और ये रिलीज करेगा इन टर्म्स ऑफ रेडिएशन या लाइट के रूप में निकलेगा। तो E2 - E1 ये बराबर किसके हो जाएगा, hν के बराबर होगा। देखो बोर्स एटॉमिक मॉडल से हमने देखा था क्या, En बराबर -13.6 × Z² अपॉन n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, या फिर हमने जूल में भी देखा था, या तो En बराबर -2179 × 10⁻⁻⁷
the power minus 18 जूल पर इंटू जेड स्क्वायर जूल पर एटम भाई क्या हो जाएगा एन स्क्वायर। अब इससे हम लोग क्या करेंगे, इससे हम लोग क्या काउंट करेंगे, क्या n1 ऑर्बिट की एनर्जी और n2 ऑर्बिट की एनर्जी काउंट कर लेते हैं। तो देखो E1 बराबर क्या हो जाएगा -2.179 इंटू 10 टू द पावर -18 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन n1 स्क्वायर, क्योंकि नंबर ऑफ ऑर्बिट क्या हो गया 1। ठीक उसी तरह ये हो जाएगा E2 बराबर -2.179 इंटू 10 टू द पावर -18 इंटू जेड स्क्वायर बटा n2 स्क्वायर। अब E2 में से E1 घटा दो तो वैल्यू कितना हो जाएगा, h न्यू का मान आ जाएगा। तो h न्यू बराबर E2 का मान होगा -2.179 इंटू 10 टू द पावर -18 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन n1 स्क्वायर अपॉन n2 स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, ये होगा 2.179 इंटू 10 टू द पावर -18 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर। अब हम इस टर्म को पहले ले आ देते हैं, तो h न्यू बराबर होगा तुम्हारा, इसको पहले ले आते हैं n1 वाले टर्म को, तो ये होगा 2.179 इंटू 10 टू द पावर -18 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 2.179 इंटू 10 टू द पावर -18 जेड स्क्वायर अपॉन n2 स्क्वायर। अब हम लोग ऊपर कुछ मिटा लेते हैं। अब देखिए जो कॉमन आने लायक है उसको हम लोग कॉमन ले लेते हैं। तो जो कॉमन आने लायक है तो ये हो गया, देखो h न्यू बराबर कॉमन क्या आ जाएगा, कॉमन आएगा 2.179 इंटू 10 टू द पावर -18 इंटू जेड स्क्वायर, ये कॉमन आ जाएगा। तो बराबर ये होगा 1 ये कॉमन आ जाएगा, ये होगा 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। और न्यू बराबर हो जाएगा, h आ जाएगा आपका नीचे 2.179 इंटू 10 टू द पावर -18 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन h, ये होगा 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। अब ये न्यू इंडिकेट करता है इसको, ये फ्रीक्वेंसी को बतलाता है, और रेडिएशन में से फ्रीक्वेंसी ज्ञात करना ये हमारे लिए काफी मुश्किल होता है कि कौन सा रेडिएशन इलेक्ट्रॉन से टकराया और इसकी एनर्जी में कितना परिवर्तन हुआ, ये हम लोग काउंट नहीं कर सकते। तो ऐसा करते हैं कि इस फ्रीक्वेंसी को किसी ऐसे टर्म में कन्वर्ट कर देते हैं जिसका मान हम लोग याद कर लेते हैं, और ये होता है, पढ़ते हैं क्या, न्यू बार, ये होता है क्या, वेव नंबर, और ये होता है रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ, यानी न्यू बार बराबर होता है किसके, 1/λ के। हम लोग जानते हैं वेव थ्योरी से न्यू बराबर होता है c/λ, तो 1/λ हो गया कितना, न्यू बार, तो ये बराबर हो जाएगा किसके, न्यू, ये हो जाएगा आपका न्यू बराबर c न्यू बार, तो न्यू बराबर हो जाएगा c न्यू बार के। अब न्यू का सब्स्टिट्यूशन कर दो किससे, c न्यू बार से, ये बराबर हो जाएगा 2.179 इंटू 10 टू द पावर -18 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन h, ये हो जाएगा 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। c को नीचे ले आओ, न्यू बार बराबर होगा 2.179
into 10 to the power minus 18 upon CH into Z स्क्वायर, ये होगा 1 by N1 स्क्वायर माइनस 1 by N2 स्क्वायर। देखिए यहां C क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ लाइट होगा और h होता है हमारा प्लैंक्स कांस्टेंट। तो वेलोसिटी ऑफ लाइट होता है 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड और h का मान होता है 6.624 into 10 to the power minus 34 जूल सेकेंड। क्योंकि ये वैल्यू हम लोग किसमें आ रहे हैं, ये जो मान हम लोग ले रहे हैं ये जूल में ले रहे हैं, तो सारा वैल्यू ये देखो ये हो गया 2.179 into 10 to the power minus 18 बटा c into h। c का मान आप रख लीजिए, c का मान रख लो 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड और h का मान रखते हैं कितना 6.624 into 10 to the power minus 34। तो ये वैल्यू ये कुल मिलाकर इसको हम एक शब्द r से इंडिकेट करते हैं और ये हो जाता है, कहलाता है क्या, रेडबर्ग कांस्टेंट कहलाता है और इसका मान होता है 1.0976 into 10 to the power 7 मीटर इनवर्स, ये इसका मान होगा। यहां ये मान कब आया, c का मान हमने रखा कितना 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड और h बराबर होता है 6.624 into 10 to the power minus 34 जूल सेकेंड, ये वैल्यू आएगा। अब देखिए न्यू बार को लिख सकते हैं क्या 1 by लैम्डा, ये हो गया कितना r 1 by n1 स्क्वायर माइनस 1 by n2 स्क्वायर, ये हो जाएगा rz स्क्वायर। अब इसके सहायता से हम लोग वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम का या वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम के स्पेक्ट्रम की व्याख्या कर सकते हैं। अब देखो ये व्याख्या किस तरह से हुआ, r का वैल्यू हमारा कांस्टेंट है, z हमारा एटॉमिक नंबर है, ये भी हमारा क्या है, कांस्टेंट है। अब ये जो लैम्डा और वेवलेंथ इसका जो मान आएगा ये निर्भर करेगा किस पर, n1 और n2 पर निर्भर करेगा, यानी इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिट से जंप करके किस ऑर्बिट में आया, तो हम उसके सहायता से लैम्डा का मान आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। और ये जानते हो कि न्यू बराबर होता है c बाई लैम्डा, तो अगर लैम्डा का मान मिल जाए तो हम आसानी से फ्रीक्वेंसी भी इसका क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। जहां n1 हमारा क्या था, एनर्जी ऑफ लोअर स्टेट और n2 हमारा क्या था, एनर्जी ऑफ हायर स्टेट। तो अलग अलग स्टेट की ऊर्जा अलग अलग होती है, तो इलेक्ट्रॉन जब हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में आएंगे तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग वेवलेंथ का फोटोन इमिट करेगा। और बोर्स ने ये कहा था कि इलेक्ट्रॉन उसी ऑर्बिट पर चक्कर लगाते हैं जिसका एंगुलर मोमेंटम h/2 पाई के मल्टीपल होगा। बाकी सारे ऑर्बिट में, या ये नहीं है कि किसी भी ऑर्बिट में ये न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। तो इस सूत्र के सहायता से बोर्स ने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का व्याख्या किया। इसको नोट कर लीजिए पहले। अब देखते हैं इसकी व्याख्या को। सूत्र हमारा क्या आया था, ये आया था देखो 1 by लैम्डा इक्वल टू rz स्क्वायर 1 by n1 स्क्वायर माइनस 1 by n2 स्क्वायर। अब यहां लेते हैं फॉर हाइड्रोजन एटम, क्या हो जाएगा, एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन का कितना होता है 1, तो ये हो जाएगा 1 by लैम्डा इक्वल टू r 1 by n1 स्क्वायर माइनस 1 by n2 स्क्वायर। अब देखिए ये इंडिकेशन होता है किसका, एनर्जी का, यानी नीचे से ऊपर की तरफ चलते हैं तो ये एनर्जी को इंडिकेट करता है। ये मान लो n = 1 फर्स्ट ऑर्बिट है, ये हो गया
n इक्वल टू, ये हो जाएगा n इक्वल टू 2, ये हो गया सेकेंड ऑर्बिट। ये कुछ इससे नीचे n इक्वल टू 3 हो गया थर्ड ऑर्बिट। ये हो जाएगा n इक्वल टू 4 हो जाएगा फोर्थ ऑर्बिट। n इक्वल टू 5 हो जाएगा फिफ्थ ऑर्बिट। इससे थोड़ा नीचे ले आते हैं, n इक्वल टू 6, ये हो जाएगा सिक्स्थ ऑर्बिट। और एक यहां ले जाते हैं n इक्वल टू n, ये कोई हाइपोथेटिकल ऑर्बिट है, क्योंकि बोस ने ये कहा था कि एनर्जी स्टेट्स जो होते हैं ये इनफाइनाइट होते हैं। अब देखिए n1 n2 के बीच की दूरी अधिक है, फिर उससे कुछ कम, फिर उससे कम, इस तरह से इंडिकेट करते हैं। तो अगर एनर्जी का मान तुम काउंट करोगे तो E2 और E1 के बीच डिफरेंस सबसे अधिक होगा, E3 और E2 के बीच इसकी अपेक्षा कम होगा। जैसे जैसे तुम ऊपर की तरफ बढ़ते जाओगे एनर्जी डिफरेंस क्या होंगे, कम होते जाएंगे। इसीलिए हमने गैप को भी कम इंडिकेट किया है। अब मान लो किसी भी समय हाइड्रोजन में फर्स्ट ऑर्बिट इसका ग्राउंड स्टेट है या फर्स्ट ऑर्बिट में स्थित है, निम्नतम या लोअर एनर्जी स्टेट है। अब ये एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, तो जितना एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा उसके कॉरस्पॉन्डिंग ऑर्बिट में जाएगा। अगर मान लीजिए मैक्सिमम एनर्जी एब्जॉर्ब कर लिया n में आएगा, उससे कम किया 6 में जाएगा, उसके बाद फिफ्थ में जा सकता है, फोर्थ में जा सकता है, थर्ड में जा सकता है, सेकंड में जा सकता है, ये जो होगा किसी में जा सकता है। तो जितना ये एनर्जी एब्जॉर्ब करके एक्साइटेड स्टेट में आएगा, चूंकि एक्साइटेड स्टेट अनस्टेबल होते हैं इसलिए ठीक उतना ही एनर्जी अगर रिलीज करेगा तो ये जहां भी जाएगा दिखकर कहां आ जाएगा, फर्स्ट ऑर्बिट में ही आएगा। तो अगर मान लो इलेक्ट्रॉन हमारा nth ऑर्बिट से फर्स्ट में आए, या फिर जो होगा अगर आपका 6 से फर्स्ट में आए, फिफ्थ से फर्स्ट में आए, फोर्थ से फर्स्ट में आए, या फिर जो होगा ये सेकंड से फर्स्ट में आए, कहीं से अगर ये फर्स्ट में आता है तो फिर उस स्थिति में जो स्पेक्ट्रम प्राप्त होते हैं ये कहलाते हैं क्या, लेमैन सीरीज। लेमैन सीरीज का स्पेक्ट्रम पाया जाता है और इसके लिए n1 का मान हमेशा 1 होगा और n2 का मान क्या होता है, ये 2 से लेकर इनफाइनाइट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा फॉर लेमैन सीरीज, ये हो जाएगा 1 बाई लैम्डा इक्वल टू r, 1 बाई 1 स्क्वायर माइनस 1 बाई n2 स्क्वायर, और n2 बराबर हो जाएगा 2, 3, 4, 5 so on from infinity। अब लोअर एनर्जी स्टेट या ग्राउंड एनर्जी से कोई निम्नतम एनर्जी नहीं होता। अब मान लो किसी भी समय सेकंड ऑर्बिट हमारा ग्राउंड स्टेट है, तो ये सेकंड ऑर्बिट से एनर्जी एब्जॉर्ब करके नेक्स्ट हायर ऑर्बिट में जाएगा, लेकिन ये फिर कभी भी होगा अगर जितना एनर्जी एब्जॉर्ब किया उतना रिलीज करेगा तो फिर कहां आएगा, सेकंड में। अब ये फर्स्ट में कभी नहीं आ सकता, तो अब ये गिरेगा कहां, n से जो होगा ये सेकंड में जाएगा, 6 से सेकंड में जाएगा, फिफ्थ से सेकंड में जाएगा, फोर्थ से सेकंड में जाएगा या थर्ड से सेकंड में जाएगा। और इस सीरीज को नाम देते हैं बार्मर सीरीज कहेंगे। और बार्मर सीरीज के लिए ग्राउंड स्टेट या n1 का मान 2 होता है। अब ये फर्स्ट ऑर्बिट में नहीं आएगा और n2 का मान या हायर एनर्जी स्टेट का मान क्या हो जाएगा, 3 से लेकर इनफाइनाइट। फॉर बार्मर सीरीज ये होगा 1 बाई लैम्डा इक्वल टू r, 1 बाई 2 स्क्वायर माइनस 1 बाई n2 स्क्वायर, और n2 बराबर हो जाएंगे 3, 4, 5, 6 so on from infinity। उसी तरह से मान लो थर्ड ऑर्बिट हमारा ग्राउंड स्टेट हो तो n से थर्ड में आएगा, 6 से थर्ड में आएगा, फिफ्थ से थर्ड में आएगा, फोर्थ से थर्ड में आएगा। तो इस सीरीज को नाम देते हो क्या, पास्चन सीरीज कहते हैं। और
फॉर पास्चन सीरीज, ये हो जाएगा फॉर पास्चन सीरीज। इसके लिए ग्राउंड स्टेट का मान क्या होगा, n1 का मान होगा कितना 3 और n2 का मान क्या हो जाएगा 4 5 6 so on फ्रॉम इंफिनिटी। जब मान लो फोर्थ ऑर्बिट अगर ग्राउंड स्टेट हो तो n से फोर्थ में आएगा, 6 से फोर्थ में आएगा या 5th से फोर्थ में आएगा और इसको नाम देते हो क्या ब्रैकेट सीरीज कहते हैं। और ये हो जाएगा आपका फॉर ब्रैकेट सीरीज, ये हो जाएगा 1 बाई लैम्डा इक्वल टू आर 1 बाई 4 स्क्वायर माइनस 1 बाई n2 स्क्वायर और n2 बराबर हो जाएगा 5 6 7 so on फ्रॉम इंफिनिटी। और किसी भी समय अगर मान लीजिए फिफ्थ ऑर्बिट अगर हमारा ग्राउंड स्टेट होता है तो n से फिफ्थ में आ सकता है, 6 से फिफ्थ में आ सकता है और इसको नाम देते हो पोफंड सीरीज कहते हैं। तो ये हो जाएगा फॉर पोफंड सीरीज, ये होगा 1 बाई लैम्डा इक्वल टू आर 1 बाई 5 स्क्वायर माइनस 1 बाई n2 स्क्वायर और n2 बराबर होगा 6 7 8 so on फ्रॉम इंफिनिटी। अब देखिए ये जो स्पेक्ट्रम आए थे इनको अलग अलग ग्रुप में डिवाइड किया गया, ये 5 तरह के ग्रुप जो का ये हमको मिले। अब देखिए अलग अलग ऑर्बिट की एनर्जी क्या है, अलग अलग। तो जब अलग अलग ऑर्बिट से ट्रांजिट अलग अलग होगा तो जो रेडिएशंस निकलेंगे उनका वेवलेंथ भी अलग अलग होगा और इस वेवलेंथ को हम सेपरेट कर लेते हैं स्पेक्ट्रोमीटर के सहायता से। तो ये इस तरह के ग्रुपिंग हमको प्राप्त होते हैं और इसको हम लोगों ने नाम दिया लेवेन सीरीज, बाल्मर सीरीज, पास्टन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज और पोफंड सीरीज। एक सीरीज और भी खोज में आया है जिसको नाम देते हो हम्फ्री सीरीज, इसको नाम देते हैं हम्फ्री सीरीज। और हम्फ्री सीरीज के लिए ग्राउंड स्टेट का मान होता है 6 और n2 का मान होगा 7 8 9 फ्रॉम so on। दूसरे तरह से ये भी कह सकते हो कि अगर मान लो इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी स्टेट से फर्स्ट ऑर्बिट में आए तो लेमेन सीरीज, सेकंड में आए तो बाल्मर सीरीज, थर्ड में आए तो पास्टन सीरीज, कहीं से आए थर्ड में तो सारे स्पेक्ट्रम पास्टन सीरीज के होंगे, कहीं से फोर्थ में आए तो सारे स्पेक्ट्रम क्या होंगे ब्रैकेट के और कहीं से फिफ्थ में आए तो सारे स्पेक्ट्रम क्या हो जाएंगे पोफंड के होंगे। अब एक चीज ये भी पाया गया कि लेमेन सीरीज का जो स्पेक्ट्रम था ये आया था कहां से, अल्ट्रावायलेट रीजन से। बाल्मर सीरीज जो थे ये आए थे क्या विजिबल रीजन से, यानी अल्ट्रावायलेट रीजन किसको कह रहे थे हम लोग, लेस देन 4000 एंगस्ट्रॉम और विजिबल रीजन क्या होता था 4000 एंगस्ट्रॉम से 76500 एंगस्ट्रॉम इसके बीच का आता था। और बाकी सारे जो थे ये कहां से आते थे, ये आते थे क्या इंफ्रारेड रीजन से। हम लोग कैलकुलेट करके भी जो होगा ये देख सकते हैं कि किस रीजन या कितने से कितने वेवलेंथ तक लेवल में आएंगे, कितने से कितने तक ये बाल्मर में आएंगे, किस वेवलेंथ से कहां तक ये आएगा क्वेश्चन में। इसका भी आगे हम लोग एग्जांपल देखेंगे। और इस तरह से बोर्स ने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या कर दी। अब इसको नोट कर लीजिए पहले। इस तरह से बोर्स ने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या कर दी। अब हम लोग ये देखते हैं कि अगर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस होते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन अलग अलग ऑर्बिट से अलग अलग ऑर्बिट में ट्रांजिट करते हैं, तो किस तरह से इस रेडिएशन या प्रोटॉन्स का वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी या फिर हम लोग वेव नंबर काउंट करेंगे। देखो हमने यहां तक आया था 1 बाई लैम्डा
इक्वल टू आर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी यहां पर इसको कुछ सिंप्लीफाई कर रहे हैं ताकि आपके कैलकुलेशन में आसानी हो या न्यूमेरिकल बनाने में कम समय लगे, क्योंकि जो कांस्टेंट वैल्यूज है तो कांस्टेंट वैल्यूज का अगर कैलकुलेशन करोगे तो वैल्यू हमारा कांस्टेंट आएगा, तो उसका हम लोग सीधा सीधी मान रख लेंगे और उसके बाद इसका सॉल्यूशन करेंगे। अब देखिए इसको हम इस तरह से लिख दें 1/λ इक्वल टू r। अब हम एलसीएम लेते हैं तो ये हो गया n1 स्क्वायर, ये हो गया इनटू n2 स्क्वायर और ये होगा n2 स्क्वायर माइनस n1 स्क्वायर। अब इसको इन्वर्स कर दो तो लैम्डा बराबर हो जाएगा क्या 1/r n1 स्क्वायर इनटू n2 स्क्वायर अपॉन n2 स्क्वायर माइनस n1 स्क्वायर। r का मान हमारे पास क्या था, देखिए ये था 1.0976 into 10 to the power minus 7 मीटर इनवर्स। मान रखिए 1 अपॉन, ये सिर्फ हाइड्रोजन के लिए जा रहे हैं, 1.0976 into 10 to the power minus 7, ये हो जाएगा n2 स्क्वायर, ये हो जाएगा n1 स्क्वायर, ये n1 n, ये हो जाएगा n1 n2, तो n1 n1 का कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा, गलती हो गया n2 स्क्वायर माइनस n1 स्क्वायर, ये होगा n2 स्क्वायर, n2 स्क्वायर माइनस n1 स्क्वायर, ये हो गया, ठीक है। अब ये हो जाएगा इनटू, इसको ऊपर लेगा n2 स्क्वायर n1 स्क्वायर बटा n2 स्क्वायर माइनस n1 स्क्वायर। ये हो जाएगा। अब वैल्यू आप इसको जो होगा ये सॉल्व करो, क्योंकि ये मान कांस्टेंट होता है, इसको अगर आप सॉल्व कीजिएगा तो ये आता है 9.1107 into 10 to the power, सॉरी ये 7 होगा, 10 to the power minus 8 into, ये हो जाएगा n1 स्क्वायर n2 स्क्वायर अपॉन n2 स्क्वायर माइनस n1 स्क्वायर, सीधा जो होगा। अब ये था कहां, मीटर में। अब इसको ये जानते हो कि 10 to the power minus 10 एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10 to the power minus 10 मीटर, तो ये हो जाएगा लैम्डा बराबर 911 इंटू n1 स्क्वायर इंटू n2 स्क्वायर अपॉन n2 स्क्वायर माइनस n1 स्क्वायर, ये हो जाएगा वैल्यू किसमें, एंगस्ट्रॉम में। हम लोग सीधा इसी से मान कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये काले कि फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा इफ इलेक्ट्रॉन falls in n equal to 2 to n equal to 1 in हाइड्रोजन एटम, यानी अगर हाइड्रोजन एटम में इलेक्ट्रॉन n equal to 2 से n equal to 1 में जाए तो कितना जो होगा, किस वेवलेंथ का रेडिएशन इमिट करेंगे। देखो लैम्डा बराबर हो गया क्या 911, चलिए यहाँ n1 हो गया लोअर एनर्जी स्टेट, इसका मान हो गया a, n2 हो गया 2, n1 स्क्वायर कितना हो गया 1 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, और लैम्डा बराबर हो गया 911, ये हो गया 4 और 4 में से 1 घटा दो, ये हो गया कितना
3, इसको सॉल्व करोगे तो ये होगा 1214.66 एंगस्ट्रॉम। यानी हाइड्रोजन एटम में अगर इलेक्ट्रॉन सेकेंड ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में जाता है तो सेकेंड ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में जाएगा तो 1214.66 एंगस्ट्रॉम रेडिएशन का वेवलेंथ क्या होगा, इमिट करेगा। अब मान लीजिए ये तो सेकेंड से फर्स्ट में आया। अब एक चीज और काउंट कर लेते हैं कि मान लो क्वेश्चन ये है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा, find the value of lambda, find the value of lambda if electron falls from infinity यानी एटम के बाहर से to n equal to 1। तो अब देखिए फिर यही यूज करेंगे लैम्डा इक्वल टू ये क्या हो गया 981 इनटू ये हो जाएगा 1 स्क्वायर इनटू ये हो जाएगा लैम्डा स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर। ये वैल्यू हो जाएगा किसके, 1 के बराबर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा लैम्डा में सारा जो होगा ये 1 हो जाएगा। तो लैम्डा बराबर हो गया कितना 911 एंगस्ट्रॉम। तो देखो इलेक्ट्रॉन जितने दूरी से आएगा उतना अधिक एनर्जी रिलीज करेगा। तो फर्स्ट ऑर्बिट से सबसे नजदीक कहां है, सेकंड ऑर्बिट। तो जब इलेक्ट्रॉन सेकंड ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में आएगा तो सबसे कम ऊर्जा रिलीज करेगा और सबसे कम ऊर्जा रिलीज करेगा तो वैसे फोटॉन का वेवलेंथ सबसे अधिक होगा। सबसे अधिक दूरी या मैक्सिमम दूरी क्या है, इनफाइनाइट है। तो इनफाइनाइट से अगर फर्स्ट में आएगा तो दूरी सबसे अधिक होगा तो सबसे अधिक ऊर्जा रिलीज करेगा और सबसे मिनिमम क्या होगा, फोटॉन का वेवलेंथ होगा। तो इससे हम लोग ये भी कह सकते हैं कि फॉर लेमन सीरीज मिनिमम वेवलेंथ कितना हो जाएगा, मिनिमम वेवलेंथ देखो मिनिमम वेवलेंथ कितना हो गया, सबसे कम, यानी ये हो गया 911 एंगस्ट्रॉम और ये हो जाएगा मैक्सिमम वेवलेंथ। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1214.66 एंगस्ट्रॉम। यानी लेमन सीरीज का ये हमारा क्या होगा, रेंज होगा। अगर आप चाहते हो कि फॉर बाल्मर सीरीज काउंट करें तो देखो बाल्मर सीरीज के लिए n1 का मान हमेशा कितना होगा 2। और सबसे अगर मान लो अधिक ऊर्जा रिलीज करना है तो सबसे अधिक ऊर्जा कब रिलीज करेगा, जब n2 का मान क्या हो जाए, इंफिनिटी हो। तो यहां रिलीज होगा क्या तुम्हारा मैक्सिमम एनर्जी। और अगर मान लो n1 का मान 2 और n2 का मान 3 हो तो ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा मिनिमम एनर्जी। जब एनर्जी मिनिमम होता है तो वेवलेंथ क्या होगा, मैक्सिमम होगा। अब देखिए आप वैल्यू यूज कीजिए, लैम्डा बराबर हो जाएगा कितना 911, ठीक है। अब ये हो जाएगा n1 स्क्वायर इंटू n2 स्क्वायर अपॉन n2 स्क्वायर माइनस n1 स्क्वायर। पहले के केस में देखो ये होगा लैम्डा इक्वल टू 911, ये हो जाएगा आपका क्या 2 स्क्वायर इंटू इंफिनिटी स्क्वायर, फिर हो जाएगा इंफिनिटी स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर। अब देखिए इतने का मान हो जाएगा क्या 1। लैम्डा बराबर होगा 911 इंटू 4 एंगस्ट्रॉम, ये हो गया 4, ये हो जाएगा आपका कितना 3644 एंगस्ट्रॉम। ये हो जाएगा आपका मैक्सिमम एनर्जी। अब मान लो दूसरे के केस में आ जाओ, ये तो आ गया इसके केस का। अब इसके केस में आ जाओ n1 इक्वल टू 2 n2 इक्वल टू 3, लैम्डा बराबर हो जाएगा कितना 911, ये हो जाएगा आपका 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर बटा
6, ये हो जाएगा कितना 9 में से 4 घटा दो, 11 into 36/5 ये हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो ये होगा 6559.2 एंगस्ट्रम। तो ये हो जाएगा जिस तरह से ये सीरीज हो जाएगा किसका, लेमन का। तो बाल्मर का भी सीरीज हो जाएगा क्या, बाल्मर सीरीज फॉर हाइड्रोजन एटम, ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 3644 एंगस्ट्रम। ये सबसे मिनिमम वेवलेंथ होगा और मैक्सिमम वेवलेंथ होगा 6559.2 एंगस्ट्रम। यहां ये क्या हो गए, यहां आएंगे कहां से, इंफिनिटी टू 2, और ये आएगा कहां से, 3 से सेकेंड। तो इस तरह से किसी भी स्पेक्ट्रल लाइन में हम लोअर और हायर लिमिट ज्ञात कर सकते हैं। देखिए इस तरह से हम लोग काउंट किए किसको, हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम को काउंट किए। अगर इसमें एटॉमिक नंबर का फंक्शन लगा देंगे तो वो क्या हो जाएगा, वो एप्लीकेबल हो जाएगा किसके लिए, ये एप्लीकेबल हो जाएगा तुम्हारा 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए। तो 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए जैसे मान लो हमने ये किया था, अब देखिए यहां पर अगर हम z² कर दें या फिर ये जो संख्या आया इससे हम z² से भाग दे देते हैं, तो फिर यही होगा, ये क्या हो जाएगा, लैम्डा का मान हो जाएगा किसके लिए, 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए। अब हम लोग हाइड्रोजन एटम के लिए ये देखते हैं कि अगर मान लो हमको लैम्डा का मान नहीं बल्कि क्या ज्ञात करना पड़ जाए, ये फ्रीक्वेंसी ज्ञात करना पड़ जाए या फिर वेव नंबर ज्ञात करना पड़ जाए, तो हम इसका कैलकुलेशन किस तरह से करेंगे। इसके कुछ पार्ट को हम लोग मिला रहे हैं। इसके कुछ पार्ट को यही मिटा रहे हैं। हमने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के लिए वैल्यू क्या लिया था, देखो 1/λ इक्वल टू r z² 1/n1² माइनस 1/n2²। अब देखिए ये हो गया 1/λ, r का मान हम लोग रखते हैं सेंटीमीटर में। इस बार 109,678 इंटू z² बाई एलसीएम ले लो, एलसीएम हो जाएगा तुम्हारा n1² n2², ये हो जाएगा n2² माइनस n1²। ठीक है, 1/μ ये किसके बराबर होता है, 1/μ होता है। अच्छा 1/λ होता है किसके बराबर, μ के बराबर। तो μ और इसी को नाम देते हो क्या, यही कहलाता है आपका वेव नंबर। तो 109,678 इंटू z² ये वैल्यू सेंटीमीटर इनवर्स में है, n2² माइनस n1² अपॉन n1² n2²। ये देखो किसको बता देगा, इस सूत्र के सहायता से अगर आप चाहिए तो वेव नंबर ज्ञात कर सकते हैं। अब देखो फ्रीक्वेंसी कैसे आ जाएगा, न्यू बराबर होता है क्या, c न्यू बार। तो न्यू बार की जगह आप c रख दो, तो ये हो जाएगा न्यू बार के जगह न्यू बार, ये हो जाएगा न्यू बार हो गया क्या, न्यू बार होता है 1/λ इक्वल टू होगा न्यू बार, और न्यू बराबर होता है क्या, c/λ, और ये भी होता है न्यू बराबर होगा क्या, c न्यू बार। न्यू बराबर हो जाएगा किसके, c न्यू बार के। तो अब ये करते हैं, ये हो गया आपका वेव नंबर। ठीक, वेव नंबर हो गया। चलिए इससे वेव नंबर जो होगा ये निकाल लेंगे, और जब वेव नंबर कैलकुलेट कर लोगे तो ये होता है 1/λ और न्यू बराबर हो जाएगा
किसके, सी न्यू बार के। और इस तरह से जब न्यू बार का जो भी वैल्यू आएगा इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, किससे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे वेलोसिटी ऑफ लाइट से, तो हमको क्या हो जाएगा, ये फ्रीक्वेंसी का मान आ जाएगा, फ्रीक्वेंसी का मान आ जाएगा। और इस तरह से हम लोग फ्रीक्वेंसी भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो पहले एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द वेवलेंथ, व्हाट इज द वेवलेंथ, व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ लाइट, wavelength of light emitted when the electron in a hydrogen atom undergoes transition from n equal to 4 to n equal to 2। देखो ये कहता है कि हाइड्रोजन एटम में कोई इलेक्ट्रॉन ट्रांजिट करता है किससे, n इक्वल टू 4 से n इक्वल टू 2 पर। तो ये बताना है कि वेवलेंथ, किस वेवलेंथ का रेडिएशन ये निकलेगा। तो वेवलेंथ के साथ हम चाहे तो फिर इसका वेव नंबर भी बता सकते हैं, इसका जो होगा ये फ्रीक्वेंसी भी बता सकते हैं। तो लैम्डा बराबर क्या हमने हाइड्रोजन के लिए निकाला था, 911 n1 स्क्वायर इंटू n2 स्क्वायर बटा ये हो जाएगा n2 स्क्वायर माइनस n1 स्क्वायर। देखो n1 का मान यहाँ क्या है, 2 है, और n2 का मान क्या हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा। वैल्यू रखिए, लैम्डा बराबर होगा 911, n1 का मान होगा क्या, 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर, नहीं n2 का मान 4 है, इंटू 4 स्क्वायर अपॉन n2 हो गया क्या, 4 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर। देखो लैम्डा बराबर हो गया 911, ये हो गया 4 इंटू 4 16 इंटू 4, ये क्या हो गया 64, ये हो गया 16 माइनस 4, ये हो जाएगा कितना 12 एंगस्ट्रम, और लैम्डा बराबर हो जाएगा 4858.66 एंगस्ट्रम। अब देखिए इस सूत्र के सहायता से हम चाहे तो वेव नंबर भी जो होगा ये बता देंगे, और चाहे तो फ्रीक्वेंसी भी जो होगा ये बता देंगे। जैसे फ्रीक्वेंसी देखो किसका, वेव नंबर किस तरह से बता सकते हैं, न्यू बार बराबर होगा किसके, 1 बाई लैम्डा के। तो न्यू बार बराबर हो जाएगा 1 अपॉन 4858.66, ये हो जाएगा किसमें, ये हो जाएगा एंगस्ट्रम में। तो अब मान लीजिए अगर आप चाहते हैं इसको सेंटीमीटर में चेंज करना, तो ये होता है 1 एंगस्ट्रम बराबर 1 into 10 to the power minus 8 सेंटीमीटर, और 1 एंगस्ट्रम बराबर 1 into 10 to the power minus 10 मीटर। ये जो होंगे सेंटीमीटर इनवर्स में आगे आ जाएंगे, या फिर वैल्यू जो होगा ये क्या होगा, मीटर इनवर्स में आ जाएगा, या फिर आप जिससे में मन करें ये होगा 1 अपॉन 4858.66 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8। अब मान लो फ्रीक्वेंसी निकालना, तो न्यू बराबर होता है क्या, c बाई लैम्डा। c होगा वेलोसिटी ऑफ लाइट, 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। अब देखिए लैम्डा क्या होगा, लैम्डा का मान मीटर में जाएगा, तो ये हो जाएगा 4858.66 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर। वैल्यू कैलकुलेट कर दीजिए, ये आ जाएगा क्या, इसका फ्रीक्वेंसी का मान आ जाएगा।
तो इस तरह से हम लोग आसानी से किसी भी ट्रांजिशन में या वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो या फिर हाइड्रोजन हो, इसके ट्रांजिशन में किस वेवलेंथ का रेडिएशन इमिट होता है, किस फ्रीक्वेंसी का रेडिएशन इमिट होता है, या फिर जो रेडिएशन इमिट होते हैं इसका वेव नंबर क्या है, इसको हम लोग आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और इस वीडियो में मैंने अधिकांश कोशिश ये किया कि आपको इसके कैलकुलेशन को यथासंभव जितना अधिक से अधिक हो इसको सिंप्लीफाई किया गया और आगे भी यही कोशिश रहेगी। धन्यवाद।